आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। आज भी मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ हूँ, पानी पड़ रहा है और मैंने सोचा कि एक कोई टॉपिक आप तक पहुँचाएँ। यहाँ आज मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करूँगा और वो है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट की पॉलिसी। तुष्टीकरण का मतलब ये होता है, भारतीय राजनीति में आप लोग देख ही रहे हैं, कोई किसी का भी साथ लेना, भले वो उसका कोई भी अनर्गल मांग हो, अनर्गल काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझे वोट दीजिए। ये तुष्टीकरण की नीति चाहे कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, हमेशा नुकसान दे रही है। हमने मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ा था, उसके भी तुष्टीकरण की नीति के कारण सल्तनत का पतन हुआ। लेकिन जब हम आधुनिक भारत में आते हैं और आधुनिक भारत में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय की थी, मैं उसको बड़ी उसकी इज्जत देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय की थी, जिसको सोल ऑफ इंडिया भी कहा गया है, भारत की आत्मा भी कहा गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में ही एक बड़ा मूवमेंट देश की आज़ादी के लिए चल रहा है। वहाँ पर भी मैंने देखा कि मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए वहाँ पर भी तुष्टीकरण की नीति चली जा रही है। और मैं इस बात को बार बार कहता रहता हूँ कि भाई ये देश मुसलमानों का भी था, उनको आज़ादी के लिए भी लड़ना चाहिए था, लड़ भी रहे थे, ऐसा नहीं कि लड़ नहीं रहे थे, लेकिन उसके लिए हम कोई स्पेशल पैकेज या उनकी कुछ गलत मांगों का समर्थन कर दे, ये मेरी बात आज तक समझ में नहीं आ पाई। जैसे फॉर एग्जांपल की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाते हैं, तो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो वहाँ पर गांधी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, या असहयोग आंदोलन से पहले अगर चला जाता हूँ तो सबसे पहले जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है, और लखनऊ पैक्ट जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच में लखनऊ में 1916 में हुआ, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी एक मंच पर थे। जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है वो वास्तव में देखा जाए तो अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति की एक बहुत बड़ी कुल ना के कहीं ना कहीं गलती हम लोगों से हुई, या हम पराकाष्ठा कह सकते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया इस लखनऊ पैक्ट में। ये बहुत बड़ा कुल ना के कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस की राजनीतिक भूल माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि 1916 में जो कांग्रेस ने गलती किया है उसका खामियाजा उसको 30 साल बाद यानी 1946 में भुगतना पड़ा पार्टीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी आपने तुष्टीकरण की नीति वहाँ पर की कि मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कि आप राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा साथ दीजिए, हम आपकी कुलना के नाजायज मांगों का भी समर्थन कर देंगे। भाई सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की बात तो कहीं न कहीं किसने किया था? डिवाइड एंड रूल के तहत अंग्रेजों ने किया था, लेकिन आप मुसलमानों का सहयोग करने के लिए आप लखनऊ पैक्ट का समर्थन कर गए। लखनऊ पैक्ट आपने मुस्लिम लीग से किया, ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। फिर दूसरी बात, धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है, तो जब गांधी जी का आगमन राष्ट्रीय आंदोलन में होता है तो वो मैं ये जानता हूँ गांधी जी मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए हर जगह एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गांधी का कद बहुत बड़ा था, भारतीय राजनीति में कोई बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप असहयोग आंदोलन चला रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि असहयोग आंदोलन एक तरह से देश के स्वशासन के लिए, स्वराज के लिए लड़ा जाने वाला आंदोलन था। उस आंदोलन के साथ आपने एक धार्मिक आंदोलन को जोड़ने का क्यों प्रयास किया? गांधी कहते कि नहीं, इससे मुसलमानों का सहयोग मिलेगा। अरे भाई, मुसलमानों का सहयोग तो उनको भी तो आज़ादी चाहिए, उनको भी तो स्वराज चाहिए। तो आप उस धार्मिक आंदोलन जिसको हम खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, उस खिलाफत मूवमेंट को आप असहयोग आंदोलन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? वो एक धार्मिक मुद्दा है, वो भी हमारा मुद्दा नहीं है, विदेशी मुद्दा है, वो तुर्की के खलीफा का मुद्दा है। तो आपने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आंदोलन के साथ धार्मिक आंदोलन को जोड़कर जो मुस्लिम जगत के लोग थे उनको खुश करने का प्रयास किया। यह भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब खिलाफत आंदोलन फेल हो गया तो आप देखिए कि बड़े पैमाने पर केरल के मालाबार में, मोपला में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, भयानक दंगे हुए। और जब भयानक दंगे हुए, मैं कभी मोपला पर आपको बात अलग लेकर आऊँगा, तो उसमें हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया है। वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं को और कहीं ना कहीं गलत उनके साथ किया गया, और हिंदू महिला और पुरुषों को बांधकर वहाँ कन्वर्जन हो रहा है। हमारे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं ना कहीं चाहे गांधी हो और चाहे कांग्रेस हो, मोपला के इस हिंसक आंदोलन पर सभी मौन हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा तुष्टीकरण की नीति का परिचायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो चाहे आप लखनऊ पैक्ट के माध्यम से बात करें, चाहे खिलाफत की बात करें, और चाहे मोपला आंदोलन में आप चुप्पी साथ गए, आप तो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे, तो मेरे ये समझ में नहीं आ पाया। और मैं ये आपको कहूँ कि ये तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम था कि जिन्ना धीरे धीरे आतताई होते जा रहे थे, जिन्ना धीरे धीरे आतताई हो गए। अगर ये लोग कुछ गलत स्टेप उठाते भी थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सोचती थी कि नहीं नहीं, जो है इनको साथ लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में हमको बढ़ना है, इसीलिए कोई गलत स्टेप भी उठता था तो आप उस पर मौन धारण कर लेते थे। जैसे 1930 में इकबाल जब मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में करते हैं तो वहाँ 2 नेशन थ्योरी की बात कर देते हैं। वहाँ पर भी अपोज किया जाना चाहिए था कि भाई हम सब एक हैं, इस भारत माता की संतान हैं, हम लोग एक रहेंगे। लेकिन वहाँ पर भी जब 2 नेशन थ्योरी की बात कहीं न कहीं इकबाल साहब ने 1930 के इलाहाबाद सेशन में उठाया तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अपोज नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और धीरे धीरे मैंने कहा कि जिन्ना के पास 1916 के बाद जिन्ना के पास मुस्लिम लीग की कमान आ चुकी है। जो जिन्ना 1906 में कांग्रेस का सदस्य है, जो जिन्ना 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का पर्सनल सेक्रेटरी है और वहां शामिल होता है, वही जिन्ना कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण इतना आतताई हो गया कि मुस्लिम लीग की कमान संभालने के साथ ही उसने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया। और 1943 में वही जिन्ना एक प्रकार से डिवाइड एंड क्विट का नारा दे देता है और कहीं ना कहीं पार्टीशन कर लेता है। आप चुपचाप रह गए, आप मौन धारण करते रह गए। ये सब कुछ कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति का परिणाम था। मैं यह कहना चाहता हूं, तो इस तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की पॉलिसी ने भारत का बहुत नुकसान किया है। ये आप मान के चलिए। अगर पार्टीशन हो गया, देश का विभाजन हो गया, वहां पर भी आप तुष्टीकरण की नीति चल रहे थे। मैं किसी भी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बात कहने के लिए कहीं कि मजबूर होना पड़ रहा है कि पार्टीशन धर्म के आधार पर अगर हुआ था तो सभी हिंदुओं को यहां आने का मौका मिलना चाहिए था और सभी मुस्लिम भाइयों को वहां जाने का मौका मिलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मौका दिया जाना क्या चाहिए, कुल ना के सबको अदला बदली कर देनी चाहिए थी। लेकिन वहां पर भी हम तुष्टीकरण की नीति के परिचायक दिखते हैं और कहीं ना कहीं गांधी को ये स्टेटमेंट देना पड़ता है कि जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं जाएं और जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएं। ये भी एक तुष्टीकरण की झलक देखने को मिलती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुसंख्यक जो मुस्लिम जगत के लोग थे या मुसलमान लोग थे वो भारत में ही रह गए। भारत में कौन नहीं रहना चाहेगा महाराज? भारत की खुशबू ऐसी मजबूत है कि दुनिया के लोग भारत में रहना पसंद करें। भारत का अमन, भारत की शांति, भारत की खुशबू, भारत की संस्कृति में अगर किसी को लगाव नहीं है या यूं कह सकता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये मान के चलिएगा सर, उसे पृथ्वी पर फिर इससे सुंदर जगत, उससे सुंदर धरती देखने को नहीं मिलेगी। जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं उनको कम से कम पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ देख लेना चाहिए कि वहां भूखे मर रहे हैं। इनका सौभाग्य था कि ये लोग वहां नहीं गए। खैर, तो वो भी अपीजमेंट की पॉलिसी है, तुष्टीकरण की नीति। और सन 47 के बाद तो सर मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। सन 47 से लेकर 1947 से लेकर 2024 के बीच की जो राजनीति मुझे देखने को मिल रही है वो पूरी की पूरी राजनीति तुष्टीकरण पर ही केंद्रित है, तुष्टीकरण पर ही केंद्रित है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई अछूता इससे है, कुछ हद तक सभी लोग, चाहे जाति के नाम पर हो चाहे धर्म के नाम पर हो, सब लोग कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति के साथ चल रहे हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा बढ़ चढ़कर इसमें ज़्यादा, क्योंकि उसका इतिहास ही रहा है, उसका इतिहास ही रहा है। तो सन 47 के बाद भी कांग्रेस का वही काम रहा, मुसलमानों को संतुष्ट करना। हमें वोट दीजिए महाराज, आपको जो करना है करिए। आप देख लीजिए, कुल मिला के कहीं ना कहीं 2014 से पहले तो बजट का एक बहुत बड़ा भाग जो है कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम जगत। पहले तो मेरे को बात बताऊं कि अल्पसंख्यक शब्द मुसलमानों के संदर्भ में बिल्कुल भी गलत है। मैं मोदी सरकार 10 साल हो गया, 11वां साल उनका चल रहा है, जिस देश के अंदर 30 से 40 करोड़ मुसलमान हो चुके हों, जिनकी जनसंख्या पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनको अब अल्पसंख्यक कहना कहाँ तक कहीं ना कहीं उचित होगा। ये बहुत बड़ा तुष्टीकरण की नीति का परिचायक है। अल्पसंख्यक के कुल ना के डिक्शनरी से कम मुसलमानों को निकाल देना चाहिए। मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान अब हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना हम लोगों को पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं
और आप देख लीजिए भारतीय राजनीति में कुल ना के कहीं चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे जो रीजनल पार्टियां हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की बात कर लें, चाहे कहीं ना कहीं बिहार की बात कर लें, आप देख लीजिए तुष्टीकरण की नीति का कितना बड़ा घृणित उदाहरण देखने को मिलता है कि जगह जगह हम कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति के तहत उन लोगों को जो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लोग हैं, उनकी अनर्गल मांगों का भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक प्रकार से जो है सहमत होते हैं, उनकी बातों का समर्थन कर देते हैं। तुष्टीकरण का इससे बड़ा घृणित परिचय क्या हो सकता है कि कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर के साथ इतना घृणित काम किया गया, उनका कुलना के बड़े पैमाने पर कुलना के कह सकते हैं कि मतलब नृशंस हत्या तो की गई, लेकिन साथ में रेप किया गया, उनके साथ इतना दुराचार हुआ। लेकिन जो लोग एक प्रकार से छाती पीट कर चिल्लाया करते हैं विपक्ष के लोग, आज वो मौन धारण कर लेते हैं। इससे बड़ा तुष्टीकरण की नीति का परिचय क्या हो सकता है महाराज देश में कि एक बेटी की इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया गया और हम जो है मौन धारण किए हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कुछ वोट बैंक सरक जाए। इससे बड़ा तुष्टीकरण की नीति क्या हो सकती है? अयोध्या में कुल ना के कहीं ना कहीं इसी प्रकार का रेप होता है, एक बच्ची शिकार होती है और हम कहीं ना कहीं मौन धारण कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप भारतीय राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है, वहां की महिलाओं की आबरू लूटी जाती है, वहां की संपत्ति को लूटा जाता है, वहां के मंदिरों को ध्वस्त किया जाता है और यही विपक्ष कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों के लिए छाती पीट कर चिल्लाता है, इन बातों पर कहीं कहीं मौन हो जाता है। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि किसी धार्मिक वर्ग या समूह के लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप इस प्रकार से मौन धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति ने तो इस देश को सन 47 में 2 भागों में बांटा था, अब आप कई भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आपका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना है और मैं यही कहना चाहता हूं, यह तुष्टीकरण की नीति चाहे कोई भी काल हो, कोई भी खंड हो, कोई भी देश हो, हमेशा नुकसान दे रही है। हमें इस तुष्टीकरण की नीति से बचना चाहिए और स्वच्छ राजनीति का कुलना के परिचय देना चाहिए। मेरा आज का विषय यही था कि भारतीय राजनीति में जो तुष्टीकरण का कुलना के अंश घुस चुका है, प्रवेश कर चुका है, उसको किसी तरह से निकलना होगा उससे। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, विशेष रूप से जो मुस्लिम समूह हमारा है, जो मुस्लिम भाई बंधु हैं, उनको अल्पसंख्यक की डिक्शनरी से तत्काल निकालना चाहिए क्योंकि वो अब अल्पसंख्यक नहीं रहे। इस बात को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और थोड़ा सा कहूंगा कि आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें तो और अच्छा लगेगा। मैं इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।